Hello students, this is Priyanka and welcome to the channel. In this lecture, I'm going to discuss about the chapter atoms and molecules. And in this lecture, I'm going to introduce you about the atoms and molecules. In the previous lectures, we have discussed about the matter. Matter is made up of smallest particles and these particles are एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो इसी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है एटम्स और क्या होता है मॉलिक्यूल्स. तो हम तो बस डिस्कस कर रहे हैं जो पुराने जो भी एंशिएंट साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, इंडियन फिलोसफर्स जो भी इसके बारे में सोचे थे कि क्या होगा जब हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को काटते जाएंगे उसको मतलब ये स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड करते जाएंगे. तो कब मतलब कि एक स्टेज ऐसा भी आएगा जबकि उस पार्टिकल को जो है हम लोग ये डिवाइड नहीं कर पाएंगे फर्दर. ठीक है. तो यही सब बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे फिलोसफर्स जो है इस पे बहुत दिन तक ये बात किए कि कौन सा पार्टिकल मतलब कि कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे. अगर किसी भी पदार्थ को डिवाइड करते जाएंगे तो वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएगा उसका क्या नाम होगा, क्या बुलाएंगे इसको. तो ये सब सारी बातें वो लोगों ने सोचा और आज जो है उसी को हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसफर्स जो कि महर्षि कनद थे वो बोले थे कि किसी भी पदार्थ को हम लोग अगर डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो जो पार्टिकल है, वो जो थिंग है, वो जो सब्सटेंस है उसको कि हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे. और उस चीज़ का नाम उन्होंने क्या दिया, परमाणु. कि परमाणु एक ऐसा स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट है जिसको कि हम लोग आगे जो है फर्दर सब डिवीज़न इसका नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और भी फिलोसफर्स थे जैसे कि ये पकुदा का त्यामा, वो भी क्या बोले थे, उनके बात से सहमत थे. वो भी बोले कि ये जो है कोई किसी भी पदार्थ को हम लोग जब डिवाइड करते जाएंगे तो हमको सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा. ठीक है. और ये जो पार्टिकल होगा वो क्या कहलेगा, ये सबसे छोटा होगा और वो जो है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा. ये जो है हमेशा ये कंबाइंड फॉर्म में हमको मिलेगा. ये किनका था स्टेटमेंट, ये पकुदा का त्यामा का था. और भी ये एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स जैसे लुसिपस, डेमोक्रेटस एंड एपिक्यूरस, ये सब जो थे ये लोग भी इसके सब डिवीज़न के यानी कि मैटर के सब डिवीज़न के बारे में बात किए ये लोग भी. और ये बोले कि मैटर का जो सब डिवीज़न है वो पॉसिबल है. यानी कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, मतलब सबसे छोटी चीज़ मैटर नहीं है. मैटर को भी हम लोग सब डिवाइड करके सबसे छोटा पार्टिकल प्राप्त कर सकते हैं. और ये जो सबसे छोटा पार्टिकल जो था उसका नाम उन्होंने क्या दिया, एटम्स बोले. ठीक है. तो एटम का जो ग्रीक में मतलब होता है कि अनकटेबल. एटम का मतलब ए का मतलब अन, एटम में ए का मतलब अन और टर्म का मतलब कटेबल, यानी कि अनकटेबल. एटम क्या है, अनकटेबल है. इसको कि हम लोग फर्दर डिवाइड, एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से जो है ये एटम का, किसी भी पदार्थ का डिविजिबिलिटी के बारे में इन्होंने, ये एंशिएंट साइंटिस्ट ने बात किया, एंशिएंट फिलोसफर्स ने बात किया. लेकिन सब लोग जो है अपने फिलोसफिकल व्यूज के अकॉर्डिंग इसको बोले. किसी का जो है एक्सपेरिमेंटल वर्क इस पे नहीं हुआ. ठीक है. एक्सपेरिमेंटल वर्क के अकॉर्डिंग इनको ये जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इसका नाम नहीं दिया गया. ठीक है. तो इसी तरह से आगे भी ये बात आया कि ठीक है एटम्स तो ये मैटर को तो हम लोग सब डिवाइड करके एटम्स प्राप्त करते हैं. तो ये जो अब आगे जो बात आती है वो है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है दिमाग में आ रहा था ये कि ये एलिमेंट्स जो है कैसे कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. किस रेशियो में ये कंबाइन करते हैं, क्या एक एलिमेंट को इसी तरह से ऐसे ही ये हम फेंक दिए दोनों को, ये मिल गया और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया. तो बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहा था और इसके बेस पे उन्होंने आगे भी इसके बारे में सोचा. और ये जो है जो जाता है क्या बोल सकते हो इसको, क्रेडिट जो जाता है एंटनी लेवोजियर पे. उन्होंने क्या किया कि कुछ जो है केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में उन्होंने अपना जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट दिया कि
एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो इसके बारे में उन्होंने बताया। और इसके बेसिस पे उन्होंने दो लॉज दिए, दो इंपॉर्टेंट लॉज, जो कि क्या कहलाया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ये था कि एलिमेंट्स जो है कैसे कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और उन्होंने दो लॉज दिए, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात बाद में करेंगे। सबसे पहले ये तो इंट्रोडक्शन आपके टॉपिक का हो गया। अब जो है वो हम लोग करने वाले हैं क्या, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, इसमें सबसे पहले ये लिख लीजिए कि एटम, ये क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट indivisible particle of matter which can take part in a chemical reaction. एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल या इंडिविजिबल पार्ट ऑफ अ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये जो है केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है। वही मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूल। एटम का ग्रीक में क्या मतलब होता है, एटम ग्रीक में इसका मतलब क्या होता है, ए का मतलब अन और टॉम का मतलब कटेबल। ठीक है, यानी कि अनकटेबल। ठीक है, और ये जो है एटम जो है सबसे पहले किसने बोला था इसको, एटम जो है सबसे पहले जो नाम रखा था वो था, उनका नाम क्या था, वो है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने एटम को सबसे पहले ये महर्षि कनद ने क्या बोला था, महर्षि कनद ने स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट को क्या बोला था, परमाणु। ठीक है, और एटम किसने बोला था, तो एटम बोला था किसने, ये डेमोक्रिटस ने सबसे पहले जो इंडिविजिबल पार्टिकल था उसका नाम क्या बोला था, कि वो जो सब ये स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है उसका नाम क्या है, एटम है। ठीक है, तो डेमोक्रिटस जो है सबसे पहले क्या बोला था, कि स्मॉलेस्ट जो इंडिविजिबल पार्टिकल है उसका नाम क्या है, एटम है। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे बात करने वाले हैं क्या, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो हो गया एटम्स का, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ये क्या होता है, ये भी है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर which cannot take part in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में ये जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, वही एटम्स क्या है, ये भी स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट है ऑफ ए मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, लेकिन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर विच कैन नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस। इनका क्या है, ये जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और ये मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन ये जो है हमेशा क्या, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो। ठीक है, अब जो है हम आगे करने वाले हैं क्या, कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इस क्लास में 9th क्लास में आपको कितना लॉ पढ़ना है? बस 2 ही लॉ पढ़ना है, दैट इज ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ, एक कौन सा है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, यही 2 चीज आपको पढ़ना है। लेकिन हायर क्लास में जब आप 11th में जाओगे, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारा और लॉ जो है, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गै-लुसैक्स लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और फिर क्या हो जाएगा, जैसे ये कौन सा, ये हाइपोथेसिस है एक इनका, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, तो गै-लुसैक्स लॉ, ये बहुत सारा लॉ जो है आपको पढ़ना है। ये आपको 11th में पढ़ोगे आप, लेकिन इस क्लास में 9th क्लास में आपको 2 ही लॉ पढ़ना है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा वो पढ़ते हैं क्या? लॉ ऑफ, जो फर्स्ट जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ, सबका नाम एक बार लिख देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, बस नाम आप जान लो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। गै-लुसैक्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ। फिर है, आप पढ़ते हो एक एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, इसी में एक और आप क्या पढ़ते हो, एक पढ़ते हो, 6 नाम ले लो उसको, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ, इसके अंदर आप पढ़ोगे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये सब लॉज जो है, इतना सारा लॉज पढ़ने को है, लेकिन मतलब सब सारा का सारा किस में आता है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। लेकिन आपको 9th क्लास में ओनली 2 आपको पढ़ना है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होगा हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा? मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू दी मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास का जो है डिस्ट्रक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि मास जो है हमेशा क्या रह रहा है? कंजर्व हो रहा है। जो मास था हमारा, जो हम मास लिए थे, वही मास जो है वो बरकरार रह रहा है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें लिखोगे द मास ऑफ द मैटर रिमेन्स कंजर्व्ड, द मास ऑफ मैटर remains conserved, remains conserved। ये हमेशा क्या रहता है? मास ऑफ मैटर क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। दैट इज, इसको क्या बोल सकते हो? दैट इज सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to the sum of mass of products। ये क्या रहता है? हमेशा सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो रहता है सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर रहता है। हालांकि आज के डेट में जो है, ये जो हम बात कर रहे हैं ये है 1760 की बात। ठीक है, ये तब की बात थी कि यह क्या कहा जाता था कि मास ऑफ यानी कि मास ऑफ मैटर रिमेन्स कंजर्व्ड। लेकिन आज के केस में जैसे हम पढ़ते हैं क्या आइंस्टीन का इक्वेशन जो पढ़ते हैं, E बराबर mc², तो इसमें जो है ये लॉ अप्लीकेबल नहीं है। E बराबर
डेल्टा mc²। इसमें क्या होता है, कुछ मास जो है एनर्जी के फॉर्म में वो निकल जाता है, जिससे कि इसका जो है मास कंजर्व नहीं रह पाता है। लेकिन ये बहुत पहले की बात थी, 1760 की बात है। तो इसमें हम क्या पढ़ते थे, यही कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास ऑफ मैटर क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। लेकिन ये जो इक्वेशन है, आइंस्टीन का जो इक्वेशन आया, इसमें ये लॉ जो है फॉलो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन को रिएक्ट करवा रहे हैं हम ऑक्सीजन से, क्या बन रहा है हमारा, CO2। ठीक है, ये कितना है, मान लीजिए कि 12 ग्राम है कितना कार्बन का, और ये है 32 ग्राम। 32 ग्राम किसका है, ऑक्सीजन है। तो क्या बनेगा हमारा 44 ग्राम क्या बन रहा है, CO2। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सम ऑफ रिएक्टेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए आप, सम ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो रहा है, 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम क्या हो गया हमारा 44 ग्राम। और इधर भी प्रोडक्ट के साइड में भी क्या है हमारा 44 ग्राम। दैट इज मास इज इक्वल इन बोथ साइड, दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो इसी तरह से एक और, जैसे ये लॉ जो है, एक और चीज ध्यान में रखना है, ये लॉ किनके द्वारा दिया गया था, एंटनी लेवोजियर। दिस लॉ वाज गिवन बाय, ये साइड में लिख लो, दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटनी लेवोजियर के द्वारा ये लॉ जो है दिया गया था। एंटनी लेवोजियर ने ये दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये लेवोजियर ने, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, और उन्होंने क्या बोला कि जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, ये प्योर मरकरी बनता है। मरकरी में टूटता है प्लस ऑक्सीजन में टूटता है, मरकरी प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि हम कंसीडर किए थे 100 ग्राम लिए थे क्या, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, उसमें हमारा क्या बना, मरकरी कितना था, मरकरी का जो ये मास था वो था 92.6 ग्राम। 92.6 ग्राम ऑक्सीजन, ये मरकरी, एंड 7.4 ग्राम क्या था हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देख लीजिए 100 ग्राम यहाँ पे है हमारा रिएक्टेंट में। ठीक है, ये डिसोसिएशन हो रहा है इसका। अब इधर भी देख लीजिए 92.6 प्लस 7.4 कितना आ रहा है हमारा, इधर भी 100 हो गया। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में जितना मास था उतना ही प्रोडक्ट साइड में भी मास है। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि मास जो है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में क्या है, हमेशा इक्वल आ रहा है। तो इन दिस वे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज डिफाइंड। ठीक है, अब जो है हम अगली बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में क्या देखते हैं हम कि ये जो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन सबसे पहले किनके द्वारा दिया गया था, ये जो है जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड को हम किसी भी सोर्स से प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसी भी सोर्स की बात करते हैं, जैसे वाटर की बात करें हम, तो वाटर हम लोग झील, ये लेक से ले, रिवर से ले, पॉन्ड से ले, या फिर कहीं दूसरे ये कंट्री से उठा कर ले आए। ठीक है, जैसे अमेरिका से ले आए, ये ब्रिटेन से ले आए, तो कहीं से भी लाएंगे, चांद पर से ले आए, कहीं से भी लाएंगे, तो इसका जो है ये मास, प्रोपोर्शन बाय मास हमेशा क्या रहेगा, इसका फिक्स रहेगा। यानी कि इसका जो क्या है, इट विल ऑलवेज कंबाइन टुगेदर इन अ सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इसका जो कॉम्पोजिशन है बाय मास हमेशा क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा, चाहे ये किसी भी सोर्स से प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अ केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स it has been obtained, it will contain the same elements combined together in the same fixed proportion by mass। यानी कि इसका मास जो है हमेशा क्या रहेगा, ये इनका जो एलिमेंट का मास है हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसको भी बोलते हैं, लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसी तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी। लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी यानी कि उसका जो था क्या, उसको हम लोग उसके मास को कभी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे, यानी कि रिएक्टेंट की साइड का हमेशा रिएक्टेंट साइड में जो भी मास था वो प्रोडक्ट साइड के मास के बराबर आ रहा था, यानी कि इनडिस्ट्रक्टिबल था। तो दैट इज वाई लॉ ऑफ मास ऑफ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी। ठीक है, तो इसी तरह से लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को भी क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले। ये किनके द्वारा दिया गया था, जोसेफ प्राउस्ट, गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा ये दिया गया था लॉ। ठीक है, अब जो है इस पे दोनों साइंटिस्ट काम किए थे, लेवोजियर और ये जोसेफ प्राउस्ट, दोनों ने काम किया था इस पे। ठीक है, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, क्या होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो अ केमिकल कंपाउंड नो मैटर, a chemical compound no matter from which source it has been obtained, it will contain the same elements combined together in the same ratio, in the same fixed proportion by mass। ये है ये लॉ। ठीक है, ए केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड इट विल कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो अगर वाटर की बात करें हम, तो वाटर कहीं से भी प्राप्त करें, नदी से, तालाब से, कुआं से, ठीक है, जहाँ से भी प्राप्त करें, अमेरिका से, ये चांद पर से लाए, तो कहीं इसका भी वाटर जो रहेगा वो क्या रहेगा। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे H2O कहाँ से लाए हैं, ये रिवर से। ये H2O कहाँ से लाए हैं, ये हम लाए हैं पॉन्ड से। ये जो H2O है वो हम मून पर से लाए हैं। ठीक है, तो ये सबका कंपोजिशन आप क्या देख रहे हो, इसका देखिए ये क्या है, इधर लिख लो, ये है हमारा रिवर से आया हुआ है, ये पॉन्ड से है, ये मून से लाए हैं। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हो, इसमें क्या है H2O, इसमें H और O का कंपोजिशन, मास कंपोजिशन कैसे है, मास परसेंटेज। तो देखिए इसमें ये 2 है और ये 16 है, क्या आएगा रेशियो इसका 1:8। इसमें भी क्या आएगा, इसकी बात करेंगे, ये था ये वाला, इसका भी बात करेंगे तो ये भी आ रहा है हमारा 1:8, ये भी आ रहा है हमारा 1:8। तो सब में क्या देख रहे हो, ये सेम फिक्स प्रोपोर्शन में सब जो है सेम है। ठीक है, 1:8 1:8 1:8। वही जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात करेंगे तो वही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से प्राप्त होगा। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन से वो बाय प्रोडक्ट में निकल रहा है। ठीक है, हम लोग ये रेस्पिरेशन के थ्रू उसको एक्सहेल कर रहे हैं, तो कहीं से भी वो आ रहा है, वो जो है हमेशा किस रेशियो में होगा, CO2 जो होगा हमेशा ये हो जाएगा हमारा 12 और ये 32, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3:8। ठीक है, 3:8 के फॉर्म में हमेशा CO2 रहेगा। जैसे ही इसका कंपोजिशन चेंज होगा, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ही है, इसमें क्या है कार्बन है और ऑक्सीजन है, अगर हम CO3 की बात कर लेंगे
तो इसमें भी क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन इसका जो है ये प्रोपोर्शन जो है चेंज हो रहा है। इसमें 2 था, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे 48। अब जो है ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1:4, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ही चेंज होगा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 12:16, दैट इज 3:4, ठीक है। तो जैसे ही देख रहे हैं कि ये जो है कंपोजिशन इसका चेंज हो रहा है, यानी कि अगर रेशियो जो है चेंज हो रहा है जब हम इसके कंपोजिशन को चेंज कर, यानी कि जैसे ही मास को इधर उधर कर रहे हैं हम, इसका कंपोजिशन भी रेशियो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा किसी भी ये सोर्स से प्राप्त कर रहे हैं हमारा हम CO2 या फिर किसी भी कंपाउंड को, तो हमेशा किस में है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में है, ठीक है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब जो है हम बात करने वाले हैं किसकी, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो हमको पढ़ना नहीं है, तो 1-2 क्वेश्चन ये देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इसमें जैसे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो एक NCERT से क्वेश्चन है, यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड। तो केमिकल रिएक्शन में कितना है, इन अ केमिकल रिएक्शन 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट react with 6 gram of ethanoic acid 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। तो ये क्या दे रहा है, प्रोडक्ट्स में जो दे रहा है, प्रोड्यूसेज कितना 2.2 ग्राम CO2, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम सोडियम इथानोएट, यानी कि सोडियम इथानोएट क्या हो जाएगा, सोडियम इथानोएट, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ये शो करना है कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो देखिए ये जो रिएक्शन होगा हमारा वो क्या है, केमिकल रिएक्शन, जिसमें कि इतना ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 6 ग्राम ऑफ इससे, ठीक है। Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिटिक ये इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करके, और क्या दे रहा है हमारा, CO2 दे रहा है और H2O दे रहा है, और प्लस में और क्या दे रहा है हमारा, सोडियम इथानोएट दे रहा है, ठीक है। अब जो है इसका मास देख लिए कितना है, 5.3 ग्राम, ये कितना है 6 ग्राम। अब जो ये बन रहा है ये क्या है, 2.2 ग्राम, ये कितना है हमारा 0.9 ग्राम। अब ये जो बना ये है 8.2 ग्राम, ठीक है। तो इसमें ये काउंट ये कर लो, ऐड कर लो, 5.3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11.3 ग्राम। इसमें भी 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2, ये भी 11.3 ग्राम ही होगा। तो ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, आपने देख लिया, ठीक है। तो उसी तरह से एक और जो सैंपल है उसमें क्या है, ये है एग्जाम्पल किसका, ये रहने दो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप समझ गए। अब जो है वो आगे की क्लास में हम करेंगे, वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन्स ने एटम के बारे में क्या थ्योरी दिया, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या बोला कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, जो कि फर्दर डिवीजन इसका पॉसिबल नहीं है, एटम्स कांट बी फर्दर डिवाइडेड। और इसके बारे में क्या बोला कि जो भी
जो भी एटम होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में जितना भी एटम होता है वो क्या होता है, वो सारे रिस्पेक्ट में, जैसे कि मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारे रिस्पेक्ट में क्या होता है, हमेशा सेम होता है। और वही डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटम होता है, यानी कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वही क्या होता है दूसरा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट्स, सॉरी, जो दूसरे एलिमेंट का जो भी एटम होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। और क्या है, ये जो है हमेशा किस फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एटम्स जो होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करता है क्या, सिंपल होल रेशियो में कंबाइन करता है, ठीक है। सिंपल होल रेशियो का मतलब, जैसे कार्बन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना रहा है, CO2, तो ये है एक एटम है इसका, और इसका है कितना, 2 एटम, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स क्या कर रहा है, हमेशा सिंपल होल रेशियो में कंबाइन कर रहा है, ठीक है। ये बोला था क्या डाल्टन ने, लेकिन फर्दर जो है वो हम देखेंगे क्या क्या इनका ड्रॉबैक्स है। और क्या बोलता है कि किसी भी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। जैसे बात किए थे कि ये जो एक एटम जो है, ठीक है, अगर सेम रेशियो में कंबाइन कर रहा है, जैसे अगर CO2 बना रहा है, ठीक है, तो CO2 का तो रेशियो हमेशा क्या है, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो ये 1:2 है। वही कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें भी क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है, और कार्बन ये कार्बोनेट में भी क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन इसका रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जैसे ही रेशियो चेंज हो गया, तो यही बोल रहा है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो, मोर देन वन रेशियो में, जैसे 1:2 के फॉर्म में इसमें कंबाइन किया था, और 1:3 के फॉर्म में यहाँ पे कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स। वही कार्बन मोनोऑक्साइड में भी क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, इसमें क्या है, इसका रेशियो 1:1 है। तो जैसे ही रेशियो इसका चेंज होगा एलिमेंट्स का, तो कंपाउंड भी चेंज कर जाएगा। तो ये सारी बात किसने किया था, डाल्टन्स ने अपने थ्योरी में किया था। अब जो है इसको कल जो है हम लोग लिख लेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।